कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 22 डिस्कस करते हैं। मेरे नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे गिवन है, वहाँ से 11th क्लास के नोट्स 12th क्लास के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने साथ में नोट्स का प्रिंट आउट लेकर के बैठें। पेज नंबर 22 में एक ही टॉपिक गिवन है एंड इट इज़ अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझेंगे और सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये समझना है। इसके अलावा एक टॉपिक मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन मोमेंटम इज कंसर्व। मोमेंटम जब कंसर्व रहता है तो सेंटर ऑफ मास का मोशन किस तरीके से रहता है ये समझना है। बाकी कई सारे न्यूमेरिकल्स गिवन हैं इस चैप्टर के मेनली, और इस टॉपिक के मेनली न्यूमेरिकल्स ही हैं। एग्ज़ाम में ये डिफाइन करने के लिए नहीं आता कि सेंटर ऑफ मास क्या है या सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसमें तो क्वेश्चंस प्रॉब्लम ही सॉल्व करने के लिए आती है कि कोई गिवन ऑब्जेक्ट होगा, उसका सेंटर ऑफ मास ऑब्टेन करने के लिए बोला जाएगा। तो बस ऐसे कॉन्सेप्ट मैं इसको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ क्योंकि मैं प्रॉब्लम्स नहीं ले रहा हूँ इस सीज़न में। तो एक बार बस ये समझ लेंगे कि सेंटर ऑफ मास असल में है क्या। सेंटर ऑफ मास का मतलब है एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जिस पे कि आप किसी ऑब्जेक्ट का एंटायर मास कंसिडर्ड मानते हो या मान सकते हो। उसका एंटायर मास एक पॉइंट पे कंसिडर्ड मानना है। एक्चुअल में ऐसा है नहीं, मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव ए क्रिकेट बॉल, तो क्रिकेट बॉल का मास 200 ग्राम्स से फॉर एग्जांपल, तो ये 200 ग्राम्स किसी एक पॉइंट पे कंसिडर्ड तो है ही नहीं है। ये पूरे के पूरे क्रिकेट बॉल में जितना भी उसका वॉल्यूम है, एंटायर वॉल्यूम, उस पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। थोड़ा सा मास हर एक पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे रखा हुआ है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर एट डिफरेंट पोजीशंस इन दैट वॉल्यूम ऑफ क्रिकेट बॉल, और हर एक मॉलिक्यूल का अपना कुछ ना कुछ मास है। तो सारा का सारा मास इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली हमने। तो इसमें खैर सारा का सारा मास एक पॉइंट पे तो नहीं है ना, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अब हम एक ऐसा पॉइंट सर्च करते हैं फॉर द ईज ऑफ सम कैलकुलेशंस कि जिससे इसके पूरे के पूरे मास को सिर्फ एक पॉइंट मास कंसिडर्ड किया जा सके, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई कर सकें हम, उस पॉइंट की हम वेलोसिटी भी फिर आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, करते हैं। क्योंकि इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड मास को अपनी कैलकुलेशंस में इन्वॉल्व करना, शामिल करना, ये एक टीडियस टास्क है, एक मुश्किल टास्क है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस चीज़ को इग्नोर करने के लिए हम इसके एंटायर मास को एक पॉइंट मास में कंसिडर्ड करना चाहते हैं। और पॉइंट मास कैसा होता है? पॉइंट मास का मतलब है कि वेयर एंटायर मास इज कंसिडर्ड एट ए सिंगल पॉइंट ओनली। तो ये जो सिंगल पॉइंट है जिसपे कि हम सारा का सारा मास कंसिडर्ड मानते हैं, इसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और इस सेंटर ऑफ मास नाम के पॉइंट को, इसके कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट किया जाता है। और जब फिर इस ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करते हैं, मोशन स्टडी करने का मतलब हो गया कि इसकी पोजीशंस डिफरेंट टाइम्स पे क्या है, इसकी वेलोसिटी डिफरेंट टाइम्स पे क्या है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट जब हम करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मेज़र करते हैं, तब इसके सेंटर ऑफ मास को लेकर के ही कर लेते हैं। तो इससे काम हमारा काफ़ी आसान हो जाता है और इसीलिए सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। तो अब ये हमने समझा सेंटर ऑफ मास कैसे है। तो सिमेट्रिकल बॉडीज़ में तो कैलकुलेट करना काफ़ी आसान होता है। वैसे नॉन सिमेट्रिकल बॉडीज़ में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हमारे सिलेबस में तो मेनली सिमेट्रिकल बॉडीज़ तक हम अपनी स्टडीज़ को कन्फाइन रखेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक स्फीयर है, क्रिकेट बॉल का जो एग्जांपल लिया था, तो उसका सेंटर ऑफ मास पूरा का पूरा उसके सेंटर पे ही होता है। ठीक है, तो ये कोई स्क्वायर लेमिना है, स्क्वायर लेमिना जहाँ पे उसके डायगनल इंटरसेक्ट करते हैं, उसका पूरा का पूरा मास वहाँ डायगनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, उसके सेंटर पॉइंट पे ही होता है। फिर कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल में जहाँ पे उसकी मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है। तो ऐसे आप डिफरेंट शेप्स का, वेदर इट इज़ 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास को वैसे डिफ़ाइन कैसे किया जाता है? तो हम इसको डिफ़ाइन करना स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम से, और वो सिंपलेस्ट है कि 2 पार्टिकल का बना हुआ कोई सिस्टम है।
2 पार्टिकल्स का बना हुआ कोई सिस्टम है जिनके बीच में कोई सेपरेशन है, और इस तरह के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, डिफाइन करना सीख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 2 पार्टिकल्स हैं, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, और ये दोनों आपस में सिचुएटेड हैं किसी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। तो हम क्या करें, सबसे पहले इनके पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लें, दोनों मासेस के, m1 मास का और m2 मास का। तो पोजीशन वेक्टर्स स्पेसिफाई करने के लिए, पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स मान लें, कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो 2 डायमेंशनल सिचुएशन है तो केवल 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस सफिशिएंट है, x एक्सिस, y एक्सिस। 3 डायमेंशनल सिचुएशन है तो आपको तीनों एक्सिस मानने पड़ेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो मान लेते हैं कि 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, तो 2 डायमेंशनल केस है तो आपने x एक्सिस मान लिया, y एक्सिस मान लिया। जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो वो ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन से m1 मास को मिलाते हुए एक लाइन बना दी। इस लाइन की जो डायरेक्शन है, लेंथ तो शॉर्टेस्ट लेंथ है ही है, ओरिजिन से लेकर के m1 मास तक बनाई है, और जो डायरेक्शन है वो ओरिजिन से लेकर के m1 की तरफ, m1 पे हेड है, ओरिजिन पे टेल है। तो ये एक वेक्टर हो गया, इसको m1 का पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो पहले पार्टिकल जिसका मास m1 है उसका पोजीशन वेक्टर आपने फाइंड आउट कर लिया, वो r1 है, वेक्टर r1, इसका मैग्नीट्यूड r1 ही आपने मान लिया। इसी तरीके से ओरिजिन से दूसरे पार्टिकल जिसका मास m2 है उसको आपने एक लाइन से बना दिया, एक वेक्टर बन गया जिसका हेड m2 पे है, टेल ओरिजिन पे है। तो ये पोजीशन वेक्टर आ गया m2 मास वाले पार्टिकल का। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है r2। तो अब सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको डिफाइन करते हो आप, ये लिखा हुआ है मैंने सबसे पहली लाइन में, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। पोजीशन कोऑर्डिनेट लिख करके इसको या पोजीशन वेक्टर लिख दो, वो और भी अच्छा है। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर RCM, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, CM स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ मास, इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 और उसके पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन m1 r1 प्लस m2 और उसके पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन m2 r2, इन दोनों का समेशन अपॉन m1 प्लस m2 टोटल मास। तो इस टोटल मास को कैपिटल M से भी लिख सकते हो लेटर ऑन, क्योंकि जितने, अब इसको और जनरलाइज कर सकते हो इसको। ये 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए आपने पोजीशन कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का स्पेसिफाई किया, इसी को 3 पार्टिकल होते, 4 होते, 5 होते, n होते, तो इसको जनरलाइज किया जा सकता है। मान लीजिए 3 पार्टिकल के लिए स्पेसिफाई करना चाहते हो, तो 3 पार्टिकल्स हैं m1 m2 m3, इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं r1 r2 r3। तो इसका सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर हो जाएगा RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। और इस m1 प्लस m2 प्लस m3 को लेटर ऑन आप कैपिटल M लिख सकते हो, बिकॉज इट इज़ टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो इसको n तक जनरलाइज कर सकते हैं, तो n टर्म्स आ जाएंगे। तो ये तो एक तरीका हुआ, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में आपने डिफाइन किया है सेंटर ऑफ मास। अभी इसमें एक चीज़ आप ऑब्जर्व करें, अब मैं इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में कैसे डिफाइन करते हैं वो बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ को समझें कि ये असल में एक वेटेड एवरेज है, ये असल में वेटेड एवरेज है। आप इसको एक एग्जांपल से समझें कि मान लीजिए 2 पार्टिकल हैं और उनका सेंटर ऑफ मास आप निकालना चाहते हो, तो दोनों पार्टिकल को उनके बीच में होना चाहिए उनका सेंटर ऑफ मास, ऐसा लगता है। ऐसा लगते समय आपने कहीं ना कहीं अपने मन में ये मान लिया, ये एज्यूम कर लिया कि दोनों मासिस की वैल्यूज़, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है, दोनों मासिस बराबर हैं। ऐसा लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए आप H2O मॉलिक्यूल है, ये हालांकि 3 का सिस्टम हो गया, H2O मॉलिक्यूल है, तो इसमें 2 H के मॉलिक्यूल हैं और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एटम्स। H2O का मॉलिक्यूल है, इसमें 2 H एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो ये जो H के 2 एटम हैं ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, इनके मासिस तो बहुत कम है, जबकि ऑक्सीजन का जो एटम है वो वॉल्यूम भी ज़्यादा है उसका और मास भी ज़्यादा है। तो वॉल्यूम से तो खैर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसका मास ज़्यादा है, मास उसका वहीं मान लेंगे जहाँ पे उसका सेंटर होगा। तो इसमें जो इस H2O मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो
इन तीनों के ठीक बीच में नहीं होगा, वो ऑक्सीजन के एटम के क्लोज होगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ऑक्सीजन का एटम का मास ज़्यादा था। इसको दो पार्टिकल सिस्टम के लिए ही समझें पहले, वो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक पार्टिकल मान लीजिए 5 kg का है और एक पार्टिकल मान लीजिए 5 ग्राम ओनली, एक 5 किलोग्राम और एक 5 ग्राम ओनली। तो आपको क्या लगता है कि सेंटर ऑफ मास इन दोनों के ठीक बीच में होना चाहिए? ठीक बीच में नहीं होगा, वो 5 kg की तो बहुत क्लोजर होगा, ऑलमोस्ट 5 kg का जो इंडिविजुअल सेंटर है उसका सेंटर ऑफ मास है, वो अगर पॉइंट मास मान रखा है तो जहाँ पे वो पॉइंट है वहीं होगा सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का, क्योंकि 5 ग्राम वाला उस सेंटर ऑफ मास को कोई ज़्यादा डिविएट नहीं कर सकता। तो आप जब सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हो किसी 2 पॉइंट मास सिस्टम का, तो आप देख रहे हो कि इसमें आपने वेटेड एवरेज लिया है, यानी कि उसी के क्लोज हो, उसका वेट ज़्यादा हो गया सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते समय के एक्सप्रेशन में, उस वाले पॉइंट मास का वेट ज़्यादा हो गया जिसका मास ज़्यादा था, अपने आप से ज़्यादा हो गया, और जिसका मास कम था दूसरे वाले पॉइंट मास का, उसका वेट कम रह जाएगा। तो जब और बाद में फिर आपने एवरेज निकाला है, ये तो एवरेज ही निकालना तो हुआ ना कि आपने दोनों को प्लस कर दिया था और टोटल मास से डिवाइड कर दिया था, इसका मास और इसका मास दोनों का समेशन और अपॉन में टोटल मास, हालांकि इनके मास के साथ में आर की मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी की थी। तो ये एक तरीके से आप इसको ऐसे समझें इस कॉन्सेप्ट को कि ये वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है। तो जो मास का ज़्यादा वेट होता है, जो मास की ज़्यादा वैल्यू होती है, उसी के क्लोज होता है सेंटर ऑफ मास हमेशा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट में थोड़ी क्लैरिटी बनी होगी। अभी इसको सेंटर ऑफ मास को कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना सीखें। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। अगर 3 डायमेंशनल है तो तीनों कोऑर्डिनेट होंगे, और अगर प्लेन का केस है, 2 डायमेंशनल केस है, तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करने होंगे। तो देखिए मैंने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे स्पेसिफाई करने आपको बता रखे हैं। इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एक्स सी एम यानी कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो आपने क्या किया, पहले पार्टिकल का मास उसके पहले पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लिया प्लस, फिर दूसरे पार्टिकल का मास और दूसरे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, इन दोनों को प्लस करके उसको टोटल मास से डिवाइड कर दिया, m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, y ऑफ cm इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो पहले मास को मल्टीप्लाई कर लिया उसके y कोऑर्डिनेट के साथ में प्लस, फिर दूसरे मास को मल्टीप्लाई कर लिया उसके y कोऑर्डिनेट के साथ में, और इन दोनों को प्लस करके फिर डिवाइड कर दिया टोटल मास से m1 प्लस m2 से। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में हो गया। अभी एक चीज़ समझना है, ये तो आपने 2 पॉइंट मासिस थे। पॉइंट मासिस का मतलब डिस्क्रीट पॉइंट्स थे, 1 हो 2 हो 3 हो, लेकिन एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है, और इन तीनों से मिलकर के जो सिस्टम बना है, उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आप निकालना सीख रहे थे। ये डिस्क्रीट सिस्टम है जिसमें कि हर एक पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब डिफरेंट लोकेशंस पे रखे हैं, और आपको ये दिखता है कि अच्छा इसकी लोकेशन ये है, इसकी लोकेशन ये है, ये पार्टिकल अलग है, ये अलग है, और इसकी लोकेशन ये है, और इसकी लोकेशन ये है, इसकी लोकेशन ये है। तो इस तरह का सिस्टम डिस्क्रीट सिस्टम कहलाता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, नेचर में तो डिस्क्रीट सिस्टम होते ही नहीं है। नेचर में आप देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल, कोई क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल में सारे मॉलिक्यूल सब, आप ये नहीं बता सकते कि ये वाले मॉलिक्यूल की पोजीशन ये है, दूसरे मॉलिक्यूल की पोजीशन ये है, क्योंकि वो इतने टाइनी है, और एक के बाद एक के बाद एक मॉलिक्यूल, उनके बीच में कोई खास इतनी स्पेस नहीं है। स्पेस होती तो है, लेकिन वो हमें यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे, हम यहाँ पे दूसरे तरीके से समझ रहे हैं। हम ये समझना चाह रहे हैं कि उसमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स ठूस ठूस के भरे हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, इतने सारे हैं, और उनकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना, और फिर उनको उनके पोजीशन के साथ में, वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करना हर एक मास को, और फिर उनका सबका एवरेज निकालना, और फिर टोटल मास से डिवाइड करना। ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल टास्क नहीं है। ऐसा किया जा सकता तो है, लेकिन ऐसा करने कोई नहीं बैठता कि आप एक क्रिकेट बॉल में कितने मॉलिक्यूल, एक क्रिकेट बॉल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, एवोगैड्रो नंबर के ऑर्डर के मॉलिक्यूल होंगे,
आप इन हर एक मॉलिक्यूल का पोजीशन वेक्टर पहले तो पता करो, फिर हर एक मॉलिक्यूल के मास को उसके पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उनको सबको प्लस करो, मतलब 10 टू द पावर 23 टर्म्स होंगी इसमें, कम से कम इस ऑर्डर की टर्म्स होंगी, और उनको सबको फिर प्लस प्लस करके और उसके बाद उसे टोटल मास से डिवाइड करो, तो ये आ तो जाएगा। बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट तो यही कहता है, लेकिन ऐसे नहीं करता कोई भी, ऐसे करने का कोई सेंस नहीं है। तब इसको कैसे करते हैं, ये पहली बात तो ये समझ लें कि ये सिस्टम क्या कहलाता है। ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। पहला वाला था डिस्क्रीट और ये है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो इस कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए आप इंटीग्रेशन टूल यूज़ करते हो, और यहाँ पे आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो ये फॉर्म ले लेते हैं। जैसे पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में जब आप डिफाइन करते हो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM इज इक्वल टू 1/M इंटीग्रल ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू M, इंटीग्रल ऑफ R dm। R का इंटीग्रेशन करना है M के रिस्पेक्ट में, तो पोजीशन वेक्टर आपको मिल जाएगा। और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो x ऑफ CM यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/M इंटू इंटीग्रल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू m, यानी कि इंटीग्रल ऑफ x dm। और इसी तरीके से y ऑफ CM इज इक्वल टू 1/M इंटीग्रल ऑफ y dm। तो ये इंटीग्रेशन टूल कॉन्टिन्यूअस एक सिस्टम के लिए ही होता है। जब आपको इंटीग्रेशन का मतलब है तो समेशन ही, तो यहाँ पे समेशन ही करना था ऊपर वाले केस में भी। जब डिस्क्रीट सिस्टम था तो उसमें भी समेशन ही आपने किया था, और उस समेशन को फिर टोटल मास से डिवाइड किया था। तो आप यहाँ पे भी देखें, आपने टोटल मास से तो उसको डिवाइड किया ही है, अलग से एक टर्म लिख रखी है 1/M। तो 1/M लिखने का मतलब तो ये हो गया ना कि आपने उसको कैपिटल में मास से, कैपिटल M से टोटल मास से डिवाइड तो कर ही दिया है। और जो ऊपर वाली जो टर्म्स थी, उन ऊपर वाली टर्म्स के लिए आपने वो समेशन जो करना था, उसको समेशन करने के लिए आपने इंटीग्रेशन यूज़ कर लिया। तो स्मॉल m थे, उनके रिस्पेक्ट में हर एक पार्टिकल का एक छोटा मास था स्मॉल, उसको dm लिख लिया, और उनकी सबकी कुछ पोजीशन वेक्टर्स होंगे, किसी का r1, किसी का r2, किसी का r3। तो आपने r को इंटीग्रेट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू m। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अब एक बात, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अगर मोमेंटम कंजर्व्ड रहे तो सेंटर ऑफ मास का मोशन क्या होता है। तो मोमेंटम कंजर्व्ड तब रहता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होती। ये हम अपनी एक प्री नॉलेज से जानते हैं कि मोमेंटम कंजर्व्ड कब रहता है। मोमेंटम कंजर्व्ड होने का मतलब क्या है। मोमेंटम कंजर्व्ड तब रहता है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो, कई फोर्सेस लग रही हो तो, और उनका सबका समेशन जीरो हो, यानी कि नेट फोर्स जीरो, या कोई फोर्स लग ही ना रही हो। तो कोई फोर्स नहीं लग रही है, नेट फोर्स जीरो है, तो ये जो बन गया, इसमें मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। तो जब किसी सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है तो उसका सेंटर ऑफ मास के लिए याद रख लेंगे कि उसके सेंटर ऑफ मास एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता रहता है। जितना वेलोसिटी स्टार्टिंग में थी उतना ही बनी रहती है, चेंज नहीं होती है। सेंटर ऑफ मास मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड वाइस वर्सा। अगर सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसका मोमेंटम भी कंजर्व्ड ही है। दैट इज व्हेन मोमेंटम इज कंजर्व्ड, सेंटर ऑफ मास मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो आई होप ये एक यूज़फुल आपको समझ में आ गई होगी बात। अब बहुत से इसमें एग्जाम्पल हैं, मेनली इस टॉपिक में एग्जाम्पल ही करने होते हैं, तो आप ये प्रैक्टिस में ले लेंगे। मैं बताऊंगा नए सीज़न में मैं आपको ये एग्जाम्पल्स वगैरह सब डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 23 में डिस्कस करेंगे।